आगे हम लोग देखते हैं। अ, हम लोग प्रोस्टेट ग्लैंड देख रहे हैं और प्रोस्टेट ग्लैंड में हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लोब्स देख लिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सरफेस देख लिए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम लोग देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जोन, जो आपको पता होना चाहिए। यदि हम प्रोस्टेट ग्लैंड के जोन की बात करें तो इसमें 3 जोन होते हैं, आपको याद रखना है। एक होता है सेंट्रल जोन, एक होता है आपका पेरिफेरल जोन और एक होता है आपका ट्रांजिशन। ठीक है ना, ट्रांजिशन जोन होता है। ठीक है, ट्रांजिशन जोन। तो सेंट्रल जोन, पेरिफेरल जोन एंड ट्रांजिशन जोन, ये 3 इंपॉर्टेंट जोन्स होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंटली आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये डायग्राम आप देख पा रहे होंगे। तो ये जो आपको दिख रहा है राइट साइड वाला पूरा पार्ट जो है, ये पेरिफेरल जोन होता है। इजिकुलेटरी डक्ट जो है, इसके ऊपर जो है ये आपका ट्रांजिशनल जोन कहलाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और ये जो इजिकुलेटरी डक्ट है, इसके ये इजिकुलेटरी डक्ट वाला जो पार्ट है, इसके सराउंडिंग जो पार्ट है, ठीक है, उसको हम सेंट्रल जोन बोलते हैं। ठीक है, ये ऊपर के ऊपर दिख रहा है जो ये आपका आपका ट्रांजिशन जोन है और ये पूरा जो पार्ट है आपका पेरिफेरल जोन कहलाता है। ठीक है, तो 3 जोन है। पहले हम बात करते हैं सेंट्रल जोन। सेंट्रल जोन जो है, ये कोन शेप होता है। कैसा होता है? कोन शेप होता है। ठीक है, सराउंडेड होता है एजिकुलेटरी डक्ट, बताया मैंने आपको। देखिए पूरा एजिकुलेटरी डक्ट के चारों तरफ है। तो ये जो सेंट्रल जोन होता है कोन शेप का होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन बनता है कि जो कोन सेंट्रल जोन किस शेप का है? कोन शेप का होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? जो सराउंड करता है एजिकुलेटरी डक्ट को। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ऐसा कौन सा जोन है जो एजिकुलेटरी डक्ट को सराउंड करता है? वो सेंट्रल जोन है। 25% जो होता है वो प्रोस्टेट टिश्यू इसमें पाया जाता है और 1 से 5% कैंसर होने के चांसेस इसमें हमको मिलते हैं। ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है। तो कौन शेप होता है आपको याद रखना है। सेकंड, सराउंड करता है, एजिकुलेटरी डक्ट को सराउंड करता है। 25% इसमें प्रोस्टेट टिश्यू प्रेजेंट होता है और 1 से 5% इसमें कैंसर होने के चांसेस होते हैं। सेकंड बात करते हैं पेरिफेरल जोन की। ये जो होता है पेरिफेरल एरिया में, पोस्टीरियर लैटरल एरिया में, पेरिफेरल से याद रखें पी और पी से याद रखें पोस्टीरियर लैटरल एरिया में पाया जाता है। 70% कैंसर यहाँ मिलता है आपको। 70% कैंसर आपको यहाँ पर मिलता है, आपको याद रखना है। ठीक है, एंड लास्ट हम बात करते हैं ट्रांजिशन जोन की। हम बात करते हैं जो ट्रांजिशन जोन है, इसमें आपका मिडिल मिडिल सॉरी मीडियन लोब एरिया कहलाता है और यहाँ पर हमको बीपीएच मिलता है, आपको याद रखना है। तो एग्जाम में आता है कि कौन से लोब में बीपीएच मिलता है, मिडिल या मीडियन लोब में मिलता है, और कौन से जोन में आपको बीपीएच मिलता है, ट्रांजिशन जोन में बीपीएच मिलता है। ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली याद रखना है। लोब की बात करें तो मीडियन या मिडिल लोब में हमको मिलता है। जोन की बात करें ट्रांजिशन जोन में हमको बीपीएच मिलता है। कैंसर की बात करेंगे तो पेरीफेरल जोन में आपको क्या मिलता है, प्रोस्टेट कैंसर जो है आपको वहाँ पर 70% जो है, या हम बोलेंगे पेरीफेरल जोन में मिलता है। तो यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। आगे हम बात करते हैं फासिया की बात करते हैं, या फासिया या हम बोलेंगे कैप्सूल की बात करते हैं। तो जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो चारों तरफ से एक दो इम्पॉर्टेंट फासिया या दो कैप्सूल से कवर होती है। ठीक है, ये जो आपके प्रोस्टेट ग्लैंड है जो है वो दो इम्पॉर्टेंट फासिया या दो इम्पॉर्टेंट कैप्सूल से कवर होती है। ठीक है, डायग्राम आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो एक जो होती है, पहली जो होती है फाल्स फासिया या फाल्स कैप्सूल हम जिसे बोलते हैं, और दूसरी होती है ट्रू फासिया या ट्रू कैप्सूल हम इसे बोलते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट ये रखना है, टू टू फासियाज होती हैं इसमें, या टू कैप्सूल्स होती हैं जो प्रोस्टेट ग्लैंड को कवर करती हैं, सराउंड करती हैं। एक होती है फॉल्स और एक होती है ट्रू। जो हम फॉल्स की बात करते हैं, एराइज जो होती है फॉल्स होती है, जो होती है प्रोस्टेटिक टिश्यू से, प्रोस्टेटिक टिश्यू कंडेंसेशन से। ठीक है, प्रोस्टेटिक टिश्यू प्रोस्टेटिक टिश्यू कंडेंसेशन से ये अराइज होती है। और जो ट्रू होती है वो होती है विसरल लेयर ऑफ पेल्विक फासिया। ठीक है, विसरल लेयर ऑफ पेल्विक फासिया से क्या होती है, एराइज होती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो फॉल्स कैप्सूल होती है वो प्रोस्टेटिक टिश्यू कंडेंसेशन से अराइज होती है। ये नाम आपको याद रखना है,
प्रोस्टेटिक टिश्यू कंडेंसेशन से अराइज होती है क्या, आपका फॉल्स फासिया या कैप्सूल, एंड ट्रू कैप्सूल जो होती है अराइज फ्रॉम विसरल लेयर ऑफ पेल्विक फासिया की विसरल लेयर से होती है ट्रू फासिया होती है, आपको याद रखना है। ठीक है, इस डायग्राम में देख रहे होंगे ये अंदर जो लेयर है ये आपकी है फॉल्स फासिया और जो बाहर वाली है ट्रू है। इन दोनों के बीच में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पाई जाती है, इसका नाम होता है वेनस प्लेक्सिस या प्रोस्टेटिक प्लेक्सिस ऑफ वेन भी हम बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि फॉल्स और ट्रू, ठीक है, अंदर है क्या फॉल्स और बाहर है ट्रू, इन दोनों के बीच में इंपॉर्टेंट प्लेक्सस पाया जाता है, इसको हम बोलते हैं वीनस प्लेक्सस बोलते हैं या प्रोस्टेटिक प्लेक्सस ऑफ वेन भी हम इसे बोलते हैं। ये आपको याद रखना है, ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो फासिया दो हैं, ये कैप्सूल दो हैं, ट्रू है एंड फॉल्स है। ट्रू की हम फॉल्स की बात करेंगे तो प्रोस्टेटिक टिश्यू कंडेंसेशन से राइज होती है, यदि हम ट्रू की बात करेंगे तो विसरल लेयर ऑफ पेल्विक फासिया से होती है। दोनों के बीच में क्या पाया जाता है, वीनस प्लेक्सस पाया, इसका नाम होता है प्रोस्टेटिक प्लेक्सस ऑफ वेन कहते हैं हम इसे। आगे हम बात करते हैं, एग्जाम में रिलेशन भी कई बार आ जाता है, रिलेशन आ जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो एंटीरियरली जो होती है ये प्यूबिक सिम्फाइसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। एंटीरियरली रिलेशन किससे होता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस से होता है। पोस्टीरियरली किससे होता है, रेक्टम से होता है। ये एग्जाम में आता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड का पोस्टीरियर रिलेशन किससे होता है, और रेक्टम से होता है। एंटीरियरली किससे होता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है। सुपीरियरली किससे होता है, नेक ऑफ यूरिनरी ब्लैडर से होता है। इंफीरियरली किससे होता है, यूरोजेनिटल डायफ्राम जो ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं। एंड लैटरली किससे होता है, लिवेटर एनाई मसल से होता है। ये पूरे के पूरे 5 क्वेश्चंस आपके यहाँ से बन जाते हैं या शॉर्ट नोट्स में एग्जाम में आता है थ्योरी पेपर में। रिलेशन ऑफ जो रिलेशन ऑफ किसका है, प्रोस्टेट की हम बात करेंगे तो एंटीरियरली प्यूबिक सिम्पाइसिस है, पोस्टीरियरली रेक्टम है, सुपीरियरली नेक ऑफ यूरिनरी ब्लैडर है, इंफीरियरली यूरोजेनाइटल डायफ्राम है, लेटरली क्या बोलेंगे लिवेटर एनाई मसल्स होती हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं ब्लड सप्लाई की। जो ब्लड सप्लाई है वो इन्फीरियर वेसिकल आर्टरीज जो होती हैं ये मेन होती हैं। इन्फीरियर वेसिकल्स आर्टरी है, मिडिल रेक्टल आर्टरी है और इंटरनल पुडेंडल आर्टरी है। 3 आर्टरीज होती हैं। मेन जो होती है इन्फीरियर वेसिकल आर्टरी जो होती है वो मेन होती है, दूसरी मिडिल रेक्टल एंड इंटरनल पुडेंडल आर्टरीज आपको याद रखना है। लेकिन एग्जाम में आएगा तो मोस्ट कॉमनली आता है इन्फीरियर वेसिकल आर्टरीज जो होती हैं वो ब्लड सप्लाई। वेन की हम बात करेंगे तो प्रोस्टेटिक वीनस प्लेक्सस जो होता है जो आपका फॉल्स एंड ट्रू फासिया के बीच में होता है। ठीक है, यहाँ से जो वेन यहाँ ये जो प्रोस्टेटिक वीनस तो प्लेक्सस होता है वहाँ से जो ब्लड है वो इंटरनल इलियक वेन में जाती है और इंटरनल इलियक वेन से वो कम्युनिकेट किससे होती है, वर्ट्रिबल वेनस प्लेक्सस से होती है। वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है, जो वेन जो होती है मेन वो प्रोस्टेटिक वीनस प्लेक्सस जो होता है आपके फॉल्स एंड ट्रू फासिया के बीच में होता है। वहाँ से जो वेन है वहाँ से वेन का जो ब्लड है वो कहाँ जाता है, इंटरनल इलियक वेन में। इंटरनल इलियक वेन किससे कम्युनिकेट होती है, वर्ट्रिबल वेनस प्लेक्सस से। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं बैटसन प्लेक्सस भी बोलते हैं, वर्ट्रिबल वेनस प्लेक्सस वीवीपी वर्ट्रिबल वेनस प्लेक्सस जिसे हम बोलते हैं, इसका एक और नाम होता है बैटसन प्लेक्सस बोलते हैं। साइट ऑफ कैंसर स्प्रेड टू स्पाइन, ठीक है, यहाँ से ही स्पाइन में कैंसर स्प्रेड होता है, इसी प्लेक्सस के द्वारा स्पाइन में कैंसर स्प्रेड होता है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यदि हम लिम्फ नोड्स की बात करेंगे, लिम्फेटिक ड्रेनेज की हम बात करेंगे तो इंटरनल इलियक लिम्फ नोड्स होते हैं। इंटरनल इलियक हमने वेन की बात करें, वैसे इंटरनल इलियक लिम्फ नोड्स इसमें होते हैं। नर्व सप्लाई की बात करेंगे तो इसमें होता है इन्फीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस, याद रखना है इन्फीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस, इन्फीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस होता है जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है। सिंपैथेटिक नर्व जो होती हैं एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व इसमें होती हैं। सिंपैथेटिक नर्व जो होती हैं रिस्पॉन्सिबल होती हैं कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग
इजुकुलेशन के दौरान प्रोस्टेट में कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करवाती हैं। एंड पैरासिम्पैथिक जो नर्व होती हैं वो सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। फिर से आप याद कर लें, इसमें जो नर्व होती है वो कौन सी है, इन्फीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस। ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होती है, मतलब इसमें सिंपैथेटिक नर्व भी पाई जाएंगी, पैरासिम्पैथिक नर्व पाई जाएंगी। जो सिंपैथेटिक नर्व होंगी उनका काम क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड में कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करता है ड्यूरिंग इजैकुलेशन। एंड जो सिंपैथेटिक होती है वो काम करता है प्रोस्टेट ग्लैंड में सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो प्रोस्टेट ग्लैंड की एनाटॉमी है हमने जो देखी, जिसमें हमने देखा आपके लोब्स देखे, हमने जोन्स देखे, सरफेस देखा, रिलेशन देखा, ब्लड सप्लाई देखी, आपकी वेनस सप्लाई देखी, लिम्फ नोड्स देखा हमने कि ड्रेनेज कहाँ मिलता है, और नर्व सप्लाई देखी। ये इंपॉर्टेंट आपका शॉर्ट नोट्स में भी आ सकता है एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।